दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो ना ही सिर्फ हमारे आवास का आधार है, लेकिन हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों एवं फूड सिक्योरिटी, जिसको खाद्य सुरक्षा कहा जाता है, उसकी भी नींव है। तो अगर हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था और भूगोल को समझना है, तो हमें ये भी समझना होगा कि हम अपनी जमीन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं और समय के साथ ये उपयोग किस प्रकार से बदल रहा है। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज फिर से हम एक और मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 12th बोर्ड्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक रहेगा लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, जिसमें पार्ट 1 के अंदर हम बात करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन, जिसको कि कहते हैं भू संसाधन एवं वर्गीकरण। तो आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि भू संसाधन क्या होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय लैंड रिसोर्सेस। तो भू संसाधन का सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी की सतह का वो हिस्सा जिसका उपयोग मानव विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है, जैसे कि आवास, कृषि, उद्योग एवं मनोरंजन। लेकिन यहाँ सिर्फ हम जमीनी सतह की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमीन की उन प्राकृतिक संपत्तियों की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि खनिज, मृदा, जल, वन एवं वन्य जीव। तो इन सब को शामिल किया जाता है लैंड रिसोर्सेस या फिर भू संसाधन के अंदर। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से भू राजस्व अभिलेख द्वारा इन्हीं लैंड रिसोर्सेस को कई सारे पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पाई चार्ट के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से भू राजस्व अभिलेख में इन्हीं भू संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, कि किस प्रकार से इस जमीन का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आएगा निवल बोया गया क्षेत्र, जिसको कि नेट एरिया सोन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि वर्तमान वर्ष में कृषि के लिए जो क्षेत्र बोया गया है उसी को ही नेट सोन एरिया कहा जाता है। याद रखिएगा। तो फर्स्ट हो गया आपका निवल बोया गया क्षेत्र, जो कि वर्तमान कृषि वर्ष में बोई गई भूमि है। दूसरे नंबर पर आता है वन, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो सरकारी सीमाओं में स्थित वन क्षेत्र, अब इसका क्या मतलब है, ये वो क्षेत्र है जिसका सीमांकन किया गया है, जिसको आरक्षित किया गया है, किस रूप में, वन क्षेत्र के रूप में। अब जरूरी नहीं है कि ये जो वन क्षेत्र घोषित किया गया है इस पर पेड़ या फिर जंगल हो ही हो। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि जंगल बच सकता है या फिर पेड़ पौधे उग सकते हैं। तीसरा नंबर आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। कौन सी भूमि, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, किसका, भूमि का। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि आवास हो गए, हमारे रहने के लिए घर हो गए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे कि स्कूल्स हो गए, फिर उद्योग इंडस्ट्रीज में जो एरिया यूज आता है लैंड एरिया वो, सड़क जिसमें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें हो गई, रेल मार्ग हो गए, ये सभी इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है कृषि योग्य बंजर भूमि, वो भूमि जो कि कृषि के योग्य है, जहां पर खेती की जा सकती है, जिसको कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोला जाता है। 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ी भूमि जिसे सुधारा जा सकता है, वो भूमि जो कि 5+ ईयर्स से खाली छोड़ी गई है, बंजर पड़ी है, जहां पर खेती की जा सकती है। अगला आता है बंजर व पथरीली भूमि, बैरन एंड वेस्ट लैंड। ये ऐसी भूमि है जहां पर खेती करना संभव नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पथरीला क्षेत्र हो गया, ऐसी भूमि जो कि खेती योग्य नहीं है वो क्या कहलाती है, बैरन एंड वेस्टलैंड कहलाती है। तो अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमें दिखता है नेट एरिया सोन, इसका कितना परसेंटेज हमें दिखाई दे रहा है, 45.1%। क्या मतलब हुआ, 45.1% एरिया जो है वो क्या है, निवल बोया गया क्षेत्र है। फिर अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया की, जो कि सरकार के द्वारा सीमांकन किया गया है, उसका आरक्षण किया गया है, तो ये एरिया है 23.4%, 23.4% हमें दिखाई देता है। फिर आता है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए जो लैंड एरिया यूज किया जाता है, जो कि है 9.03। अब यहाँ एक और बात है कि ये जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस वाला एरिया है ये समय के साथ बढ़ता जाएगा। अब यहाँ सोचने की वजह ये है कि क्यों हो रहा है
इसका कारण है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है देश के अंदर, जैसे जैसे हमारा भारत देश विकासशील से विकसित देश की ओर कदम रख रहा है, वैसे ही ये जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस वाला लैंड एरिया है उसमें बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो आवास का हो, स्कूल्स का हो, हॉस्पिटल्स का हो। तो ये लैंड एरिया जिस पर खेती की जा सकती है, लेकिन फिर भी ये एरिया यूज किया जाता है उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिसमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन आदि आते हैं। फिर आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब ऐसी भूमि जहां पर खेती की जा सकती है लेकिन फिलहाल क्या है, बंजर पड़ी है। ये है 5.57%। फिर आती है बैरन लैंड जो कि है 5.37%। फिर फैलो लैंड आती है जिसका परसेंटेज है 5.03%। फिर आती है पेस्चर्स वाली लैंड जो कि चारागाह भूमि है। ये कितनी है? मात्र 4% है और इसके अंदर समय के साथ कमी आती जा रही है जिसको कि हम आगे जानेंगे। फिर आती है करंट फैलो जो कि वर्तमान परती भूमि जिसको बोलते हैं, इसका परसेंटेज है 2.92%। फिर ट्री क्रॉप्स जिसका परसेंटेज है 0.309। तो ये तो हो गया कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पाई चार्ट के थ्रू हमने समझा किस प्रकार से भारत के अंदर भू राजस्व अभिलेख ने इस भूमि का वर्गीकरण किया है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना लैंड एरिया आ रहा है, किस प्रकार से इन लैंड रिसोर्सेज का प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे अगर हम बात करें स्थायी चारागाह क्षेत्र की, परमानेंट पास्चर्स, ऐसे क्षेत्र जो कि परमानेंट चारागाह के लिए छोड़े गए हैं उन पशुओं के लिए, तो पशु चराई हेतु स्थायी भूमि। अब ये जो भूमि है लगभग ग्राम पंचायत के अंदर आती है। इसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो होता है वो निजी क्षेत्र के अंदर आता है, निजी संपत्ति के अंदर आता है, लेकिन बाकी का किसके अंदर आता है? ग्राम पंचायत के अंदर आता है। नेक्स्ट है वर्तमान परती भूमि जो कि करंट फैलो लैंड हो गई। ये कौन सी भूमि है? वो भूमि जिसको 1 वर्ष तक परती छोड़ी गई हो, ऐसी भूमि जिस पर 1 वर्ष तक खेती ना की गई हो। इसका क्या कारण है? ताकि उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो वापस से हील हो सके, पुनः वो भूमि जो है वो ग्रहण कर सके अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज, जैसे कि खनिज हो गए, मिनरल्स हो गए। फिर आती है पुरातन भूमि, ओल्ड फैलो लैंड। इसकी क्या डेफिनेशन है कि 1 से 5 वर्ष तक परती रही भूमि, वो भूमि जिसको 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक परती छोड़ा गया हो, खाली छोड़ा गया हो, उस पर खेती ना की गई हो। अगला है वृक्ष, फसल व उपवन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। वो क्षेत्र जहां पर कई सारे बाग बगीचे, फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं। यहाँ एक बात ये आती है कि ये जो क्षेत्र है ये लगभग निजी संपत्ति के अंदर आता है। ये जो बगीचे होते हैं फलदार वृक्षों वाले, ये निजी संपत्ति का हिस्सा है। तो ये भारत के अंदर भूमि उपयोग वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ लैंड यूजेस है। अब अगर हम समझें कि इसका परिवर्तन कैसे हो रहा है, समय के साथ हमें यहाँ चेंजेस कैसे देखने को मिल रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज चेंजेस, भूमि उपयोग परिवर्तन के निर्धारक कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि इस भूमि उपयोग में चेंजेस लेके आ रहे हैं। पहला कारण यहाँ पर होगा भू उपयोग में बदलाव किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों, जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आर्थिक गतिविधि, जैसा कि मैंने बोला, भारत जो कि पहले कृषि प्रधान देश था लेकिन समय के साथ वो विकास की तरफ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। तो जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स है, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक गतिविधियां हैं, उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें लैंड यूज में चेंज देखने को मिलता है। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसका क्या कारण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि घर हो गए, स्कूल्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये बढ़ रहा है। तो उसमें भी तो भूमि यूज होती है, लैंड यूज होती है। तो वो लैंड कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, चाहे वो परती भूमि से निकले, चाहे वो नेट सोन एरिया से निकले। तो ऐसे ही आर्थिक गतिविधियों में जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे भूमि का इस एरिया में ज्यादा उपयोग होगा। अगला है जनसंख्या। जनसंख्या कैसे लैंड यूज को प्रभावित करती है कि जो देश का क्षेत्रफल है वो तो स्थिर है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रही है? समय के साथ बढ़ती जा रही है। अब
ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये हमारे लैंड रिसोर्सेज पर क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, प्रेशर को इंक्रीज कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है लैंड एरिया की। तो इतनी जनसंख्या के लिए भोजन की आपूर्ति करवाना ये भी एक बड़ा टास्क है। साथ ही इन लोगों को घर प्रोवाइड कराना, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी हॉस्पिटल उतने ज्यादा चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उतनी ज्यादा चाहिए होंगी, स्कूल्स उतनी ज्यादा चाहिए होंगी। तो ऐसे ही जनसंख्या जो है वो सीधा प्रभाव डालती है किस पर, लैंड यूज पैटर्न पर। अगला आता है भौगोलिक परिस्थितियां। किसी भी प्रकार की कोई बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, तो ये सभी भी लैंड यूज पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मानसून का विफल होना, मानसून अगर विफल हो जाएगा तो भी यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जो कृषक है, वो लोग जो खेती करते हैं वो उस समय खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किस पर निर्भर करते हैं, सीधा वर्षा जल पर निर्भर करते हैं। और अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो लगभग 70% कृषि जो है वो किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर सीधा सा प्रभाव देखने को मिलेगा किसका, भौगोलिक परिस्थितियों का। अगला है अर्थव्यवस्था का आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी। इससे हमारा क्या मतलब है कि जो इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसका भी असर पड़ता है लैंड यूज पैटर्न्स पर। बढ़ती जनसंख्या जो कि रिसोर्सेज पर प्रेशर डालेगी, तकनीकी विकास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वो भी इस पर असर डालेगा। भूमि पर दबाव बढ़ जाएगा क्योंकि लोग क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उनकी आवश्यकताएं भी ज्यादा होगी। लेकिन जमीन क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है। तो जिससे अधिक भूमि कृषि या फिर अन्य उपयोगों में लाई जाएगी। अब जितने ज्यादा लोग खाने को उतना ज्यादा हमें अनाज चाहिए होगा, जितने ज्यादा लोग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज हमें ज्यादा चाहिए होगी। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस पर बनेगा, उसी भूमि पर बनेगा। जो खेती होगी वो भी कहाँ होगी, उसी भूमि पर होगी। तो अब जो कल्टीवेबल एरिया था जहां पर खेती हो रही थी, जनसंख्या ज्यादा हो गई तो प्रेशर ज्यादा बढ़ा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो पेस्टिसाइड्स यूज होंगे, मशीन्स यूज होगी, तो वो जो लैंड एरिया है उस पर प्रेशर बढ़ेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए। अगला है समय के साथ संरचनात्मक बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंजेस ओवर टाइम। जो स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं समय के साथ उसका भी लैंड यूज पैटर्न पर क्या पड़ता है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो समय के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, भारत पहले कृषि प्रधान देश था, अब धीरे धीरे ये द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक गतिविधियों की तरफ बढ़ रहा है। तो इन द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें क्या चाहिए, जमीन चाहिए होगी, भूमि चाहिए होगी। तो जिससे क्या होगा, कृषि भूमि घटकर गैर कृषि उपयोग कार्यों में चली जाएगी, जैसे कि उद्योग, आवास और शहरों में बदल जाती है। कोई भी सिटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो सिटी धीरे धीरे एक्सपैंड होती है, बढ़ती है, अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। जैसे पहले के समय पर राजा महाराजा जो थे, अपना जो उनके अधीन क्षेत्र आता था उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे, वैसे ही ये जो सिटी एरियाज होते हैं वो भी समय के साथ एक्सपैंड होते जाते हैं। अब अगर वो सिटी एरिया जो अर्बन एरिया है वो एक्सपैंड होगा तो कृषि भूमि तो कम होगी ही ना, क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ बंजर भूमि का प्रयोग नहीं करते, वेस्टलैंड का प्रयोग नहीं करते, वो इस कृषि भूमि का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक कमी देखने को मिल रही है कृषि भूमि के अंदर। फिर आता है कृषि एवं गैर कृषि प्रतिस्पर्धा, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल कंपटीशन। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि कृषि पर निर्भर लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो हर किसी को खाने के लिए अनाज चाहिए होगा। तो हमें यहाँ पर कृषि करने वाली जो जनसंख्या है वो क्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जीडीपी में योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है कृषि का, वो घट रहा है। इसका क्या कारण है कि जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उनका योगदान जीडीपी में ज्यादा है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये योगदान कम देखने को मिलता है। फिर ये असंतुलन भी हो रहा है, जिसके कारण हमें यहाँ पर भूमि पर एक दबाव देखने को मिलता है। तो ऐसे ही भूमि का जो उपयोग है वो समय के साथ बढ़ रहा है। पहले लोग सिर्फ खेती करते थे, आज लोग क्या करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें बदलती हुई देखने को मिल रही है कि कैसे हमारा देश भारत
इंडिया धीरे धीरे समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स की तरफ बढ़ रहा है और इसी वजह से हमें कृषि भूमि पर एक प्रेशर दिखाई देता है, उसमें कमी होती हुई दिखाई देती है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से समय के साथ इस कृषि भूमि के उपयोग में या जो टोटल हमारी भूमि है, भारत का जो भूमि क्षेत्र है, स्थल भाग है, उसके उपयोग में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये जो प्रवृत्तियां हैं कब से कब की है, हम लगभग पिछले 60 से 70 सालों की बात करने वाले हैं, जिसमें 1950-51 से लेकर 2019-20 तक की हम बात करेंगे कि कैसे हमें यहाँ लैंड यूज पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, किन चीजों में कमी आ रही है, किन चीजों में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, वो समझेंगे। तो सबसे पहला हमें यहाँ देखने को मिलता है वनों में हमें यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है। कितनी? पहले था 17%, फिर हमें कितना देखने को मिलता है? 23.4। फिर आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अब यहाँ ये जो हमें वनों में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वृद्धि देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण है कि जो गवर्नमेंट ने सीमांकन किया है, आरक्षण किया है वन क्षेत्रों का, उसकी वजह से ये क्षेत्र बढ़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस क्षेत्र में जंगल है, जंगल नहीं है, लेकिन वहां पर उग सकते हैं। वो सारा क्षेत्र किसके अंदर आता है? वन अधीन क्षेत्र के अंदर आता है। दूसरे नंबर पर है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। जनसंख्या बढ़ रही है, ये कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूजेस बढ़ रहा है समय के साथ। तो इसमें हमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। कितनी? 3.2 से बढ़कर ये 9.1 हो गया। इसका क्या रीजन है? ज्यादा लोग, ज्यादा घर की आवश्यकता, ज्यादा लोग, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स की जरूरत, ज्यादा बच्चे तो ज्यादा स्कूल्स की जरूरत, ज्यादा लोग तो हमें ज्यादा परिवहन की जरूरत है, जिसमें सड़कें हो गई, रेल मार्ग हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत आती है। अगला है बंजर व व्यर्थ भूमि। वो भूमि जो कि बंजर है, वेस्टलैंड है, जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर खेती नहीं की जा सकती, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, पथरीला क्षेत्र, पहाड़ों वाला क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो कि पहाड़ों वाला है और काफी ज्यादा ठंडा है, वहां खेती नहीं की जा सकती। तो ये क्षेत्र किसके अंदर आता है? बंजर व व्यर्थ भूमि के अंदर। इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। कितनी? 13.4 से गिरकर ये कितना हो गया? 5.4। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में आया हो, कृषि के क्षेत्र में आया हो, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आया हो, उसकी वजह से इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है। किन चीजों के लिए? चाहे वो आवास बनाने के लिए हो, उद्योग स्थापित करने के लिए हो, स्कूल्स बनाने के लिए हो, हॉस्पिटल बनाने के लिए हो, या फिर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का यूज करके उस भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हो। अगला है स्थायी चारागाह, परमानेंट पास्चर्स। ऐसी जगह जो कि स्थायी चारागाह है वो बढ़ गई है थोड़ी सी, 2.3 से लेकर 3.4 बढ़ गई है। ये कौन सा क्षेत्र है? जो कि लगभग ग्राम पंचायत के अंदर आता है और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो निजी स्वामित्व के अंदर आता है। नेक्स्ट है फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र। कितना है? 6.9 से ये 1% हो गया, बहुत कम हो गया। जो हमने देखा था कि फल उगाते हैं, जो बगीचे होते हैं, वो क्षेत्र हमें यहाँ घटता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये जो वर्गीकरण है, ये निजी स्वामित्व के अंदर आता है। तो इसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि हो सकता है उन लोगों ने उस जगह पर घर बना लिए हो, कृषि करना चालू कर दिया हो, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। फिर आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती है लेकिन नहीं की जा रही है, वो घटकर हो गई है 8 से लेकर 3.9% तक। अब इसमें घटने का क्या कारण है? अगेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, जिसमें पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, इरिगेशन की कई सारी टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्प्रिंकलर्स आदि यूज किए जाते हैं। इसकी वजह से हमें यहाँ पर इस जमीन में क्या घटोतरी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। फिर आता है पुरातन परती भूमि। ऐसी भूमि जिसको 5 वर्ष से ज्यादा खाली छोड़ा गया हो, जिसको कि पुरातन परती भूमि बोलते हैं। इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, 6.1 से गिरकर ये 3.7 हो गया। कितना हो गया? 3.7%।
यहाँ पर लगातार हमें एक कमी देखने को मिल रही है इस क्षेत्र के अंदर। अगला है वर्तमान परती भूमि, जो कि थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, 3.7 से 4.5 चलेगी, तो यहाँ हमें एक सीमित वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है निवल बोया गया क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, कितना 41.7 था, अब कितना देखने को मिल रहा है 45.6। इसमें थोड़ी सी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, लगभग 4% की वृद्धि। कुल कृषि भूमि में सर्वाधिक हिस्सा, ये जो क्षेत्र है निवल बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया, इसका हिस्सा जो है कुल कृषि भूमि में वो सबसे ज्यादा है। तो हमारे भारत की कितनी भूमि जो है वो निवल बोया क्षेत्र के अंतर्गत आती है, 45.6। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 45.6% लैंड जो है वो इसके अंडर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि कृषि भूमि उपयोग, एग्रीकल्चरल लैंड यूज किस प्रकार से किया जाता है भारत के अंदर। खाद्य सुरक्षा और आर्थिक क्रियाएं, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या तात्पर्य हुआ कि कृषि जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, फाउंडेशन है। यह न केवल खाद्य सुरक्षा देती है बल्कि अन्य आर्थिक गतिविधियों का भी सहारा बनती है। गांव में जो है कृषि क्या होती है, मेनली एक आर्थिक गतिविधि है, सभी लोग कृषि करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में लोग वित्तीय और तृतीयक गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये जो गांव की जनता है, जो जनसंख्या है, उनके लिए क्या है, आर्थिक गतिविधि कृषि एक सहारा है। फिर कृषि जो है वो क्या अनाज देती है हमें, कई सारी सब्जियां इससे उत्पादन होता है, तो ये हमें एक प्रकार की खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे फूड सिक्योरिटी जो है उस पर एक चैलेंज आएगा कि किस प्रकार उसी लिमिटेड भूमि क्षेत्र से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। नेक्स्ट है कृषि भूमि की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इसका क्या मतलब है कि कृषि भूमि की उत्पादकता मिट्टी के अपक्षरण और सामुदायिक भूमि की कमी से प्रभावित होती है। कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें मिट्टी की उत्पादकता कम देखने को मिलती है, जो कि है अपक्षरण और सामुदायिक भूमि की कमी। पहले जो है कम्युनिटी लैंड बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है वो हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस भूमि का प्रयोग अन्य कार्यों में किया जा रहा है। बेहतर प्रबंधन से भूमि की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि मैंने बोला, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही इस भूमि का प्रयोग ज्यादा होगा, अच्छे से काम में लाई जा सकती है, भूमि की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कि मान लीजिए पहले 1 या 2 हेक्टेयर पे जितने गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा होगा उससे अब ज्यादा हो। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, सिंचाई की वजह से, मशीनरी के यूज से। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि की संरचना, कंपोजिशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड। क्या मतलब है इसका कि कृषि योग्य भूमि में परती भूमि भी आती है, बंजर भूमि भी आती है, निवल बोया गया क्षेत्र जिसको एनबीएस बोलते हैं या एनएसए नेट सोन एरिया भी बोलते हैं, ये सभी इसके अंदर शामिल है। याद रखिएगा कृषि योग्य भूमि के अंदर परती भूमि, बंजर भूमि, नेट सोन एरिया सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। समय के साथ एनबीएस का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन हमें ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली है। जनसंख्या तो बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन इस एरिया में हमें कितनी वृद्धि देखने को मिली थी? लगभग 4% की वृद्धि देखने को मिली थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी खेती योग्य भूमि का अधिक उपयोग हुआ है। किन चीजों में? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आवास हो गया, इन चीजों में खेती योग्य भूमि का धीरे धीरे यूज बढ़ रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, नीड फॉर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। क्यों जरूरत है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की? क्योंकि जो लैंड रिसोर्स पे लोगों का प्रेशर बन रहा है उसकी वजह से उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेस में हमें इतनी ज्यादा पैदावार करनी है, इतनी फसलें उगानी है, इतना अनाज का उत्पादन करना है कि सभी लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है उसकी गारंटी ली जा सके। तो सीमित भूमि से अधिक उत्पादन पाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक जरूरी है। अब इस कृषि तकनीक में कई सारी मशीनरीज आ गई, पेस्टिसाइड्स आ गए, यूरिया खाद का उपयोग हो गया, साथ ही यहाँ पर हमें अन्य तकनीक का भी, जैसे कि स्प्रिंकलर्स हो गए,
सिंचाई के जो सोर्सेस है उनका यूज भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बात की थी कि भारत के अंदर 70% खेती किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। तो अगर वर्षा नहीं होगी, मानसून विफल हो जाता है, तो उस विफलता के दौरान ये लोग खेती नहीं कर पाते। तो यहाँ अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता है, नहरों का निर्माण हो, जगह जगह पानी पहुंचाया जाए जिससे कृषि की जा सके, ये जो कृषक है उनको खेती में सहायता मिले, इरिगेशन में सहायता मिले, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो उत्पादन होगा वो भी ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती है। नई तकनीक से उत्पादकता बढ़कर खाद्य मांग पूरी की जा सकती है। समय के साथ खाद्य मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको अगर हमें पूरा करना है, खाद्य आपूर्ति को पूरा करना है हमें, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी का यूज करना जरूरी होगा। अब यहाँ पर लास्ट एक पॉइंट आता है, साझा संपत्ति संसाधन, सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। क्या मतलब है इससे? ऐसा क्षेत्र जो कि किसी समुदाय और ग्राम पंचायत के अधीन आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? ईंधन हेतु लकड़ी, चारागाह भूमि, गौचर भूमि, ऐसी भूमि जिसके ऊपर जो आवारा पशु हो गए या फिर गरीब तबके के लोगों के पशु हो गए वो चर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। छोटे वन उत्पाद जैसे कि शहद हो गए, फूल हो गए, औषधियां हो गई, सार्वजनिक वन और जंगल जहां से लोग कई सारी चीजें अपने लिए ला सकते हैं। ग्रामीण जल स्रोत जैसे कोई तालाब हो गया, नदियां हो गई। सामुदायिक भवन जो पूरे समुदाय के भवन होते हैं, सामुदायिक भवन, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देखेंगे कि हमें यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिल रही है कि ये जो एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, साझा संपत्ति संसाधन, मतलब सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। अब इस पर पूरे समुदाय का हक है, किसी एक परिवार का कोई निजी स्वामित्व नहीं है, जबकि पूरा समुदाय ही इसमें जो जो चीजें उपलब्ध है उसका प्रयोग कर सकता है, उन्हें इस चीज में आसानी होगी। यहाँ पर खासकर जो कृषक है, जिनके भूमिहीन कृषक, कृषि मजदूर हो गए, साथ ही गरीब तबके के लोग हो गए, उनको ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उन्हें इन चीजों के लिए बाजार तक नहीं जाना पड़ता। और अगर ये सारी चीजें वो बाजार से लाने लगेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा गरीब होते जाएंगे, अमीर और गरीब के बीच का फर्क और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है वो किसी भी समुदाय के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें यहाँ से कई सारी चीजें मिल रही है जो कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं में प्रयोग ले सकते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए ईंधन हो गया, जो लकड़ी चाहिए वो ले सकते हैं, चारागाह भूमि, अपने जो जानवर है उनको यहाँ पर चरा सकते हैं इस भूमि पर, साथ ही जो आवारा जानवर है उनके लिए गौचर भूमि हो गई। फिर छोटे वन उत्पाद, शहद हो गए, फूल हो गए, कई पत्ते हो गए, औषधियां हो गई, ये सब लाकर वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सीपीआर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, जिसके अंदर वो सभी फैसिलिटीज आती है जो कि सबके लिए ओपन होती है, सब उनका यूज कर सकते हैं। इसमें उद्यान भी आते हैं कि जो पार्क होते हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही जो पंचायत भवन हो गया, वो सारी चीजें हमें सीपीआर के अंदर देखने को मिलती है। अब हम एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी, आपको फटाफट से आंसर मन में क्लिक होते ही आंसर बोलना है। 1950-51 और 2019-20 के बीच में भारत में भू उपयोग में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में किस श्रेणी के क्षेत्रफल में प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? क्या क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया बिटवीन 1950-51 एंड 2019-20, which category has recorded the highest increase in area as a percentage? कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली? पहला है वन, दूसरा है नेवल बोया गया क्षेत्र जिसको नेट सोन एरिया बोलते हैं, थर्ड नंबर पर है स्थायी चारागाह, परमानेंट पास्चर्स जिसको बोलते हैं, फोर्थ है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि जो गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग है वो बढ़ा है। क्या कारण है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो आवास की ज्यादा जरूरत है, उद्योग बसे हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोगों की भूमिका ज्यादा जा रही है, तो यहाँ पर हमें जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है वो ज्यादा देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है
भूमि उपयोग के संदर्भ में निवल बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया और सकल बोया गया क्षेत्र, यहाँ दो टर्म्स है, याद रखिएगा। निवल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र, जिसको ग्रॉस सोन एरिया के कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? डेफिनेशन पूछी गई है आपसे यहाँ पे कि इन दोनों का मतलब क्या है, क्या अंतर है इनमें। निवल बोया गया क्षेत्र केवल खाद्यान्न फसलों के लिए है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र में सभी फसलें शामिल है। बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन, सेकंड है। निवल बोया गया क्षेत्र कुल कृषि भूमि है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र क्या है? सिंचित भूमि है। थर्ड है, निवल बोया गया क्षेत्र भूमि का भौतिक क्षेत्रफल है जिस पर फसलें उगाई जाती है, जबकि सकल बोया गया क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके अंदर एक ही वर्ष में एक से अधिक बार फसलें बोई जाती है। आखिरी है, दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है और इनका एक ही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि क्या है नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया में डिफरेंस? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि जो भौतिक क्षेत्रफल जिस पर फसलें उगाई जाती है वो कहलाता है निवल बोया गया क्षेत्र, और ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर वर्ष में एक से अधिक बार फसलें बोई जाती है वो क्या कहलाता है? ग्रॉस सोन एरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व अभिलेख द्वारा बनाए गए भू उपयोग समवर्गों में, मतलब जो वर्गीकरण किया गया है उसमें विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, what is not included in the area under miscellaneous tree crops and groves in the land use categories maintained by the land revenue records। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प एक है, वो पेड़ जो निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल है। सेकंड है, ऐसे उपवन जो स्थायी चारागाह नहीं है। थर्ड है, फलदार वृक्षों के बगीचे। चौथा है, निजी स्वामित्व वाले उद्यान। अब एक बात यहाँ मैंने बोली थी कि ये जो तरु फसलों वाला जो क्षेत्र है ये मोस्टली क्या होता है? निजी स्वामित्व वाला होता है। तो ये भी सही है, फलदार वृक्ष के बगीचे होते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऐसे उपवन जो स्थायी चारागाह नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कौन सा है? कि वे पेड़ जो निवल बोए गए क्षेत्र के अंदर शामिल है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि पहले आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और हो सकता है इस साल भी रिपीट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले मैं चारों क्वेश्चन एक एक करके आपको बता देती हूँ, देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है और भारत में इसके क्षेत्र में पिछले दशकों में क्या बदलाव आया है? अगेन यहाँ पर चेंजेस पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जितना भी लैंड रिसोर्सेज है उसमें जो चेंज हुआ है, पैटर्न में चेंज हुआ है, वो क्या है? तो डिफाइन नेट सोन एरिया, हाउ हैज इट चेंज्ड ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स इन इंडिया, कि पिछले कुछ दशकों के अंदर हमें इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निजी भूमि और समान संपत्ति संसाधन, जिसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं, इनमें क्या अंतर है? ग्रामीण भारत में सीपीआर क्यों महत्वपूर्ण है? और अगर इंग्लिश में हम बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लैंड एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसको सीपीआर बोलते हैं। Why are CPRs important in rural India, कि ग्रामीण भारत में सीपीआर क्यों जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली क्या है? जो भू राजस्व अभिलेख के द्वारा जो भू वर्गीकरण किया गया है वो प्रणाली क्या है? कौन सी श्रेणी का क्षेत्र सबसे बड़ा है? क्या क्वेश्चन है? What is the land use classification system in India? Which category occupies the largest area? अगला है, शहरीकरण का भारत की कृषि भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी क्वेश्चन का और इनके आंसर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। साथ ही अगर आपको आज के इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए हो, इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए हो, बोर्ड में आने वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चाहिए हो,
तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर, जहां हम लगातार ऐसे ही MCQ क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही आपको ये PDF भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।